दोस्तों और साथियों, इंसान के पास जब भी कोई परेशानी आता है तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए वह तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने परेशानियों को जब देखते हैं कि अब हम इन परेशानियों से चारों तरफ घिर गए हैं तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत कदम उठा देते हैं, जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक युवती होती है, उसके घर में उसकी शादी पड़ी होती है, लेकिन चंद घंटे के अंदर उसकी बड़े ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोग एकदम सोचने पर बेबस हो जाते हैं और साथ में पूरे घर में शहनाई वाली घर में मातम सा पसर जाती है। आखिर क्या कारण था, इस घटना की क्या सच्चाई थी, इन सब कहानियों की पूरी बारीकी से जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडीबाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में अपने नाम और अपने पते के एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में हम ज़रूर ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश और उसी का महानगर पड़ता है कानपुर, और ठीक उसी में बिठूर थाना पड़ता है, और ठीक उसी के ही इलाके में स्थित होता है दलहन अनुसंधान केंद्र। वहीं के सुरक्षा कर्मी होते हैं अब के सिंह। उनका रोज़ का काम होता है, सुबह आते तो शाम को अपना घर वापस ज़रूर चले जाते थे। तभी मैं बात कर रहा हूँ 17 अप्रैल का ही। अब दिन होता सुबह का, वही लगभग 8 बजे के आसपास जब टाइम होता है तो उसी वक्त ड्यूटी करने के बाद के सिंह जो होते हैं अपने घर जाने के लिए तैयारी करते हैं। अब लेकिन जैसे ही अपने पैक बढ़ाते बढ़ाते कुछ सफ़र तय करते हैं तो उसी वक्त जो होता है बैरिक बागपुर जाने वाली जो लिंक होता है रोड, उसी पर चढ़ जाते हैं। और जब चढ़ जाते हैं तो किनारा उनकी नज़र जाती है तो देखते हैं कि झाड़ी है, उसी झाड़ी में एक युवती की डेड बॉडी पूरी तरह से अचेत अवस्था और खून अवस्था में लथपथ होता है। इस अवस्था को देखकर पूरी तरह से के सिंह सकपका जाते हैं। उसी वक्त चीख पड़ते हैं और उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। होने के बाद काफ़ी लोग वह तरह तरह के चर्चे करते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है, इसकी सूचना अब बिठूर थाने में दे देता है। तो वहाँ थाना प्रभारी विनोद कुमार खबर पाते, अपने दल बल टीम को लेते, बड़े खाली सूचना देते हैं और तुरंत मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाते हैं, करीब जाते हैं। और जैसे करीब जाते देखते हैं कि वो डेड बॉडी के इर्द गिर्द काफ़ी सारे ब्लड ज़मीन पर जमे हुए होते हैं। लोग तरह तरह के चर्चे कर रहे होते हैं। शरीर पर काफ़ी जगह चोट के निशान होते हैं, लेकिन सर पर सबसे ज़्यादा चोट निशान देखे गए होते हैं। काफ़ी सारे ब्लड शरीर पर जमे होते हैं। थाना पर भारी विनोद कुमार जब देखते हैं तो बड़ा चमे पड़ जाते हैं कि आखिर इस तरह की बेरहम हत्या कौन कर सकता है, आखिर युवती कौन है। पुलिस की टीम वहाँ खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं, उसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल की अंदाज़ा लगाने के बाद लोगों से शिनाख्त कराने के लिए भरपूर कोशिश करती, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है उस युवती का शिनाख्त नहीं कर पाता है। उस युवती के गले में एक दुपट्टा लिपटा हुआ होता है। थाना प्रभारी पहली नज़र में देख लेते हैं कि बस करो दुपट्टे की मदद से इस युवती की बेरहम तरीके से हत्या की गई है। आखिर हत्यारा कौन हो सकता है, युवती कहाँ की हो सकती है। काफ़ी लोगों से वहाँ पूछताछ करते हैं, लेकिन जैसे ही चंद घंटे बीतने के बाद वहाँ एक युवक पहुँचता है। उसी वक्त चिड़चा हुआ अंदर जाता है। पहले वह नज़र बड़े ध्यान से वो डेड बॉडी के ऊपर दौड़ाता है बार बार, लेकिन उसकी जो नज़र होती है जैसे ही पड़ती है, पहुँचने के बाद फपा फक कर वहीं रोना शुरू कर देता है। कहने लग जाता कि साहब या तो हमारी अपनी भतीजी अन्नपूर्णा है, और साहब हम इसके अपने चाचा राजेश कुरेल हैं, साहब हमारे बड़े भाई राकेश कुरेल है, उन्हीं की अपनी बेटी साहब अन्नपूर्णा है। यही साहब कल इसकी तो बारात आने वाली थी। लेकिन जैसे इस तरह की हृदय विदारक जानकारी पाने के बाद थाना प्रभारी विनोद कुमार पूरी तरह से अतंभ रह जाते हैं कि आखिर जिस घर में कल तो शहनाई बजने वाली है, उस घर में अगर इस चीज़ की खबर जाएगी तो उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी। लेकिन वह पुलिसकर्मी है
जो इस मामले से निपटने के लिए उनके पास काफ़ी तरह तरह के हथकंडे होते। उसी वक्त पुलिस की टीम जो होता है, अब इधर राकेश के बड़े भाई जो राजेश कुरील मौके पर मौजूद होते हैं, उनको कुछ समझाते बुझाते और उन्हीं के द्वारा जो होता है इसकी सूचना अब राकेश कुरील को दिया जाता है। और राकेश कुरील जैसे ही अपनी बेटी के बारे में इस तरह की घटना पाते हैं और पाने के बाद उसी वक्त इसकी सूचना अब जाकर राकेश कुरील अपनी पत्नी शिव देवी को देते हैं और साथ में अपनी बेटी प्रियंका, प्रगति, नेहा और साथ में अपने बेटे को भी देते हैं। और देने के बाद अपने परिवार सहित लेकर उसी घटना पर पहुंच जाते हैं और राकेश कुरील जैसे देखने के बाद दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देते हैं। पूरा परिवार मातम में बदल जाता है। लोग नए नए कपड़े पहने होते हैं क्योंकि घर में कुछ कार्य प्रगति पे होता है शादी की तैयारी की वजह से। लोग तरह तरह की वहाँ चर्चे भी करते हैं। लेकिन जैसे चंद मिनट बीता तो उसी वक्त इधर अन्नपूर्णा के अपने मायके वाले तो पहुंचते ही साथ में उसके अपने ससुराल वाले भी पहुंच जाते हैं। उसका अपना पति भी होता वहीं पुनीत, और साथ में उसके अपने ससुर वहीं होते हैं शिवपाला, और साथ में उसके अपने सासू भी होती है। सभी लोग देखते हैं और पुनीत जब देखता है उसकी जो नज़र होता है अन्नपूर्णा के ऊपर बड़े ध्यान से जाता, सोचने लग जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है तौर तरीके से वहाँ जितने भी खड़े लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस की टीम वहीं पर खड़े इधर राकेश कुरील से जब पूछताछ करती है, आखिर आपको क्या लगता है आपकी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है, तो राकेश कुरील जो थे उसी समय कहने लग जाते हैं कि साहब हमारी बेटी बड़ी सीधी थी, वह सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी, हमें नहीं पता साहब हमारी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। पुलिस की टीम करने लग जाती है कि अच्छा हम एक काम कर रहे हैं कि अभी पंचनामा भर रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं, आप तुरंत एक काम करिए, आप अपने सहयोग अपने साथ लीजिए और थाने और बिठूर जाइए, वहाँ पर अपनी बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाइए। लेकिन जैसे यह बात उधर राकेश कुरील सुनते उसी समय बड़े सोच में पड़ जाते हैं और थाना पर भारी उनका मुंह लखना शुरू कर देते हैं, कहने लग जाते क्या बात है राकेश आप जा नहीं रहे हैं। लेकिन वहीं पर राकेश जो होते हैं तरह तरह की बातें करते हैं और करने की वजह से थाना पर भारी विनोद कुमार राकेश के ऊपर शंका जताने लग जाते, कहने लग जाते हैं कि हमें पूरी बात बताओ। और वहीं पर खड़े राकेश कुरील पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब अभी तो हमारी बेटी का 2 दिन पहले 14 अप्रैल को ही मंगनी और साथ में छकना और साथ में बरीक्षा हुआ था। और साहब लेकिन ठीक 16 अप्रैल साल 2019 को ही जब शाम का टाइम हो तो उसी वक्त अपनी पत्नी अविधा शिव देवी को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद साहब पास जो मार्केट होता है उसी में शादी के कपड़े ऊपर लेने के लिए गए हुए थे। लेकिन जब लौटते हैं तो पता चलता है कि हमारी जो बेटी है साहब अन्नपूर्णा घर पर है नहीं। हमें यकीन होता कि हो सकता है कि अपने बुआ के घर गई हो, जिसकी वजह से हम घर में काफ़ी कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन साहब सुबह के टाइम हमें इस तरह की हृदय विदारक घटना के बारे में जानकारी मिलती है। पुलिस की टीम वही पूछने लग जाता है कि आखिर हमें सच सच बता दो, आपकी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है, आपको अगर शंका हो तो ज़रूर बताएं। लेकिन इस तरह की जब बात है राकेश कुरील सुनते कहने लग जाते कि हमें नहीं पता है। लेकिन वह इधर आनाकानी करते हैं थाने जाने से, जिसकी वजह से थाना प्रभारी विनोद कुमार का माथा उसी समय ठर्रा जाता है और उसी वक्त 3-4 बात सुनाते कहने लग जाते कि हमें लग रहा है आपकी बेटी की हत्या करने में सीधा का सीधा आपके ही हाथ हो सकता है। हमें पता है आपकी बेटी की किसी के साथ पहले से अफेयर चल रहा था, आपको पता था, लेकिन आप तो खिलाफ थे, आप तो शादी करना चाहते थे। लेकिन आपकी जो बेटी होती है वह तो पहले वाले लड़के से शादी करने के लिए जिद्दोजहद की होगी, जिसकी वजह से आपको बड़ी तंगी आई होगी, आपने अपनी बेटी के साथ इस तरह के कारनामे किए होंगे। लेकिन जैसे ही यह बात राकेश कुरील सुनते हैं उसी समय ना कुछ सोच पाते ना कुछ समझ पाते हैं कि आखिर हमारे ऊपर हमारी बेटी का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। यही सब सोच साच कर उसी वक्त कहने लग जाते हैं कि साहब जी ऐसे हम पिता नहीं हैं कि अपनी बेटी के साथ ऐसा कृत्य कर सकते। काफ़ी तरह की बात करते हैं, वहाँ भरोसा दिलाते हैं और राकेश कुरील जो होते हैं अपने सामने पाते हैं कि अपनी बेटी का पंचनामा होते हुए और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए यह सब देख दाकर उनके हृदय पूरी तरह से टूट जाता। लेकिन क्या करें, मजबूरी हुआ से राकेश कुरील अपने रिश्तेदार साथ लेते हैं और लेने के बाद थाने पहुँच जाते हैं और जाने के बाद वहाँ अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करवा लेते हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है यह टीम उसी वक्त इस केस को सुलझाने के लिए लग भी जाती है, अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए मुखबिरों को भी बैठा देते कि जल्द जल्द अन्नपूर्णा के हत्यारे के बारे में और पता लगे।
पुलिस की जो टीम होती है 2 टीमों का गठन करती है और दोनों टीमें वापस यहीं पहुंच जाती है। और जब पहुंचती है पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले शिव देवी से पूछती है। शिव देवी से यही पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि आपके बेटे के साथ ऐसी घिनौनी कृत्य कौन कर सकता है। इस तरह की जब बात शिव देवी सुनती है उसी समय कहने लग जाती है कि साहब हमें नहीं पता कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। लेकिन वहीं पर खड़े होते हैं मौके पर राकेश कुरेल। जब राकेश कुरेल से दोबारा पूछा जाता है तो कहने लग जाते कि साहब हमें पूरी तरह से अफशंका हो रहा है। हरिओमपुर जो मौके पर गवाह के गार्डन कल्याणपुर पड़ता है वहीं उसका खुद का ट्रांसपोर्टर है। अब पुलिस की टीम जैसे हरिओम के बारे में जानकारी पाती है उसके बारे में कुछ और पता करती है तो पता चलता है कि हरिओम जो होता है इधर अन्नपूर्णा से इतना करीब होता है कि उसके साथ उसका उठका बैठका होता। पुलिस की संख्या और बढ़ जाता। बढ़ने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है हरिओम को अपने कचड़े में लेकर थाने पहुंच जाती है। अब पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है हरिओम को लग जाता है कि साहब हमारे कंपनी में जानी मानी वर्कर थी, आखिर हम उनके साथ ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन साहब घटना के वक्त जो होता है हमारे पास खुद अन्नपूर्णा का फ़ोन आया हुआ था। कहने लग जाती है कि आप हमारे साथ मार्केट चलिए क्योंकि हमारा परिवार भी जा रहा है, हम भी चाहते हैं कि आप चले और सामान को तौर तरीके से खरीदारी करवाएं। लेकिन साहब हमें यहाँ काम होने की वजह से हम जाने से इनकार कर देते हैं। पुलिस को जो होता है अब इधर हरिओम के ऊपर यकीन हो जाता, जिसकी वजह समझा बुझा कर उसी वक्त थाने से घर भेज दिया जाता है। हिदायत दिया जाता है कि आप बिना बताए यह शहर छोड़ेंगे नहीं। वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पुलिस की टीम के सामने काफ़ी उलझन पड़ जाती है कि आखिर जो होता है जब हरिओम इधर अन्नपूर्णा का हत्या नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है। पुलिस की टीम जो होती है अब यह जानना चाहती है, इसीलिए पुलिस की टीम दोबारा पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो होता सीधा का सीधा राकेश कुरेल के घर में जितने भी सदस्य होते हैं सभी से पुलिस की टीम पूछताछ करती है कि आखिर घटना स्थल पर ना तो अन्नपूर्णा का मोबाइल मिला और ना कोई उसका पर्स मिला, क्या उसके पास मोबाइल नहीं था। पुलिस की जो टीम होती है घर वालों से काफ़ी सख्ती के तहत पूछताछ करती है। तभी उन्हीं घर वालों के तहत नेहा के द्वारा पता चलता है कि अन्नपूर्णा के पास एक मोबाइल था। लेकिन पुलिस की टीम उस मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं पाती है। लेकिन पुलिस की टीम काफ़ी सख्ती दिखाती, पता चलता घर में अन्नपूर्णा के पास लगभग 3 मोबाइल फ़ोन थे। पुलिस की टीम उनको जब्त करती है। जब्त करने के बाद उन नंबरों के बारे में जांच पड़ताल करती है और एक फ़ोन होता है, उस फ़ोन में काफ़ी नंबर होते अनजान होते हैं, जिसमें 3 अनजान नंबर निकलते हैं। पुलिस की टीम उन अनजान नंबर के बारे में जानकारी लेती है। पता चलता है एक नंबर जो होता है किसी सोनू कुरेल के नाम से होता है। और जब सोनू कुरेल के बारे में पुलिस की टीम जानकारी लेती है पता चलता सोनू कुरेल जो होता है इधर अन्नपूर्णा के ही पड़ोस का रहने वाला होता है। लेकिन हाँ अन्नपूर्णा के हाँ उम्र का होता है। और पुलिस की टीम जब इधर सोनू के बारे में लोगों से पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो काफ़ी चौंकाने वाला रहस्य निकल के आ जाते हैं। इसलिए पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए सीधा का सीधा सोनू को अपने कटघरे में बल्कि 2 व्यक्तियों को छोड़ देती है और उसे थाने में बैठाकर घंटों पूछताछ किया जाता है। लेकिन तब भी कहने लग जाता कि साहब हमें नहीं पता अन्नपूर्णा के साथ ऐसी हरकत कौन कर सकता है। पुलिस की टीम को यकीन हो जाता, उसी वक्त सोनू को वहां से छोड़ दिया जाता। पुलिस की टीम के सामने काफ़ी चैलेंज बन जाता है कि आखिर जो होता है अन्नपूर्णा का हत्या कौन कर सकता है। तभी पुलिस के सामने पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता। अब उस रिपोर्ट में अन्नपूर्णा के शरीर पर लगभग 15 के चोट के गहरे निशान होते हैं। सीधा का सीधा 12 तो सिर्फ सर के हिस्से में होते हैं और बल्कि 3 के 3 जो होते हैं कमर के ऊपर तक होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती कि जो भी होगा काफ़ी दिन से खुन्नस खाए अन्नपूर्णा से बैठा होगा। पुलिस का शंका दोबारा जो होता है इधर घर परिवार वाले के ऊपर जाता है क्योंकि उन्होंने मोबाइल के बारे में हमारे सामने कभी जिक्र नहीं किया, जो कि उनके घर में 3 मोबाइल खुद अन्नपूर्णा के हाथों से मिले हुए थे और ना उन्हें थाने में पहले सूचना दिया कि अन्नपूर्णा कहीं चली गई है, जिसके बाद शंका और बढ़ जाता। बढ़ने के बाद उसकी टीम दोबारा जाती, पूरे घर परिवार वाले सदस्य को अपने कहने दोबारा पूछताछ करती घंटों। लेकिन तभी पुलिस के साथ कोई सुराग नहीं दिखता। पुलिस की टीम बड़े चमे पड़ जाती है। लगभग 2 महीने का वक्त बीत जाता है लेकिन तब भी अन्नपूर्णा के हत्यारे के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस काफ़ी हथकंडे अपनाती है, काफ़ी तरीके अपनाती है। सारे हथकंडे दावे जो होता है अन्नपूर्णा के हत्यारे को पकड़ने में फेल हो जाते हैं। लेकिन तब तक पूरे प्रदेश में चुनाव का माहौल आ जाता है, जिसकी वजह से पुलिस की टीम उसको
अब ठंडा कर देती है। अब लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीतने के बाद वहाँ इस केस को दोबारा खोला जाता है, काफ़ी टीम बैठाई जाती है। तो टीमों के हिसाब से जो था शंका सीधा का सीधा 2 लोगों पर ही जाता, एक हरिओम और साथ में अनपुड़ा के पड़ोस का रहने वाला सोनू कुरील पर जाता है। इसीलिए पुलिस की टीम दोबारा दोनों को थाने बुलाती, पूछताछ करती, कई घंटे पूछताछ करती है, लेकिन दोनों को पूछताछ करने के बाद दोबारा छोड़ दिया जाता है। पुलिस की टीम भी थक हार जाती है, आखिर कुछ भी सुराग नहीं पाती है। लेकिन थके हारे निकलते निकलते लगभग कुछ दिन का और वक्त बीत जाता है और तभी 2 अगस्त का दिन होता है। सुबह का 10 बजे के आसपास टाइम होता है। उसी वक्त बिठूर थाने के जो थाना प्रभारी होते हैं विनोद कुमार मौके पर अपने थाने में बैठे होते हैं। उन्हीं के पास मुखबिरों द्वारा एक चौंकाने वाली सूचना मिलता है और उसी सूचना के तहत शंका सीधा का सीधा सोनू के ऊपर चला जाता है, क्योंकि पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत आ जाते हैं। लेकिन सोनू को अपने 2 करीबी दोस्त भी होते हैं। एक का नाम होता है विनीत, जो ठीक नारा मऊ का ही रहने वाला होता है, और दूसरे का नाम शिवम होता है, जो रामा देवी पूर्वम पचौर रोड का रहने वाला होता है। अब पुलिस की टीम जैसे शिवम के दोनों दोस्तों के बारे में जानकारी पाती है तो एक टीम जो होती है अब उसी वक्त तीनों की तलाशी करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन सोनू उसके दोनों दोस्तों को पुलिस की टीम जल्द कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और उनसे पूछताछ शुरू किया जाता है बिना किसी सख्ती दबाव के। सोनू जो होता है अनपुड़ा के हत्या का जुल्म कबूल कर लेता है, लेकिन पुलिस के सामने तीनों जो सच्चाई रखते सुनने के बाद लोगों का दिल भी पूरी तरह से हिल जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जो जाना माना शहर पड़ता है अब कानपुर, उसी से लगभग वही 20 किलोमीटर दूर ही पड़ता होगा। जीटी रोड उसी का कस्बा है एक मधाना, और ठीक उसी का ही इलाका जाना माना पड़ता है नारा मऊ मोहल्ला। उसी मोहल्ले के रहने वाले राकेश कुमार कुरील होते हैं। उनकी पत्नी भी होती है शिव देवी, जिनके टोटल 4 बेटियां होती हैं और 2 बेटे भी होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बेटी होती है प्रियंका, और उससे एक और बड़ी बेटी होती है रूपा, और वही तीसरे नंबर की बेटी अन्नपूर्णा होती है, और सबसे छोटी बेटी रीता। लेकिन जो बेटे होते हैं घर में बड़े खुशमय तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन राकेश कुरील जो होते हैं मौके पर पास एक प्राइवेट कंपनी होता है, उसी में जाकर अब नौकरी करते हैं। उसी नौकरी के बल उनके पास ठीक ठाक जब पैसे आते हैं तो अपनी जो बड़ी बेटी होती है शादी करने के लिए उसी समय तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच प्रियंका को भी लगने लग जाता है कि हमारे पिता के ऊपर परिवार की वजह से काफ़ी ज़्यादा बोझ बन रहा है, जिसकी वजह से उसी समय प्रियंका फैसला लेती है और लेने के बाद वहीं पास जो कल्याणपुर पड़ता है वहीं के रहने वाले हरिओम होते हैं, जिनका खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है। अब उसी में जाकर प्रियंका काम करने लग जाती है, तो तरीके से ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है अन्नपूर्णा जो होती है अपनी पढ़ाई मौके पर पास है एक इंटर कॉलेज होता है, उसी में इंटर तक पढ़ाई करती है। करने के बाद अपने पिता अपनी माँ के साथ घर गृहस्थी में उलझ जाती है। लेकिन तब तक इधर प्रियंका पूरी तरह से शादी की दहलीज में पहुँच जाती है, और पहुँचने की वजह से प्रियंका की जो शादी होती है तो तरीके से इधर हो जाता है। अन्नपूर्णा को लगने लग जाता है कि हमारी बहन जिस ट्रांसपोर्ट पे काम कर रही थी क्यों ना जाकर हम भी वहाँ बात करें। यह बात जब सुनने के बाद उसी वक्त ये अन्नपूर्णा मन बदल देती है और जाकर वहाँ हरिओम से बात कर लेती है। हरिओम जैसे ही देखते उसी समय अन्नपूर्णा को काम पे रख लेते हैं। लेकिन कुछ महीने के अंदर जो होता है अन्नपूर्णा हरिओम का कामकाज अपने ऊपर उठा लेती है, जिसकी वजह से इधर हरिओम अन्नपूर्णा के ऊपर विश्वास जताना शुरू कर देते हैं। अपनी आधे काम का जो हिस्सा होता है अन्नपूर्णा को सौंप देते हैं। लेकिन इतनी करीबी बन जाती है कि दोनों के बीच कि घर आना जाना तक शुरू हो जाता है। हरिओम जब घर आने जाने लग जाता है तो इधर उनके जो पिता होते हैं खुद राकेश कुरील हरिओम से पैसे की मांग करते हैं, क्योंकि हरिओम को पता होता है कि राकेश को पैसे की सख्त ज़रूरत है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कर्ज उनको दे देते हैं। अब देने की वजह से हरिओम का इतना आना जाना बन जाता है कि इधर जो होता है अन्नपूर्णा के साथ दोस्ती तक बदल जाती है। लेकिन दोस्ती के बीच जो होता है ना जाने कब इधर अन्नपूर्णा खुद हरिओम से प्रेम प्रसंग लगा, प्रेम प्रसंग के बीच जो होता है दोनों का बाहर घूमना फिरना चालू हो जाता है, और इसी बीच दोनों के बीच संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़ चलने लग जाता है। अन्नपूर्णा के जो पहनावे होते हैं तौर तरीके होते हैं, चलने की जो अवस्था होती है बदल जाती है। गली में निकलती तो काफ़ी लड़कों की नज़र अन्नपूर्णा के ऊपर पहुँचती है, क्योंकि उसके जो शौक़ होते हैं ज़रूरत होती है हरिओम के द्वारा मिल रहा होता है। अब यह सिलसिला चलते चलते कई महीनों का वक्त बीत जाता है। लेकिन एक दिन जैसे सुबह का टाइम
टाइम होता है उसी वक्त अपने ही गली में से इधर गुजर रही होती है अन्नपूर्णा। तभी उसी बीच एक युवक उसके पीछे लग जाता। वह युवक कोई और नहीं होता है बल्कि पड़ोस का रहने वाला सोनू कुरील होता है। नवयुवक होता है, हट्टा कट्टा होता है, अपने इलाके का जाने माना लफंगा लड़का भी होता है, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद जो होता काफ़ी आवारागिरी लड़कों के साथ दोस्ती बना लेता है। जुआ लत उसका एक बढ़िया सा व्यवसाय बन जाता, उसी से उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं और उसी पैसे से अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारता। लेकिन जैसे उसकी नज़र अन्नपूर्णा पर पहुंचने के बाद उसकी खूबसूरती अवस्था को देखकर दीवाना हो जाता है, क्योंकि बचपन भले उसके सामने बीता लेकिन जो नज़र उस दिन देखता है वह देखकर सोनू अपने आप को रोक नहीं पाता और उसी दिन से ठान लेता अब पाना पड़ेगा, इसके लिए हमें किसी भी हद को पार कर ले। और उसी दिन से सोनू खुद अन्नपूर्णा के इर्द गिर्द घूमने लग जाता। लेकिन यह घूमने का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता। लेकिन इसी बीच अन्नपूर्णा समझ जाती कि सोनू की चाहत कहाँ तक है। वह भी सोनू को भाव देना शुरू कर देती है। लेकिन जब भी सोनू के सामने अन्नपूर्णा पहुँचती तो मुस्कुरा देती और सोनू समझ जाता कि आखिर अब हमारे जाल में पूरी तरह से अन्नपूर्णा फंस गई है। अब इधर जो होता है सोनू अब उसके ऊपर अपने झुकाव को देखने के लिए उसके सामने काफ़ी महंगे महंगे गिफ्ट भी लाना शुरू कर देता। अब इस झुकाव को अन्नपूर्णा भी समझ जाती है और समझने के बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। यहाँ तक कि दोनों साथ बिताने का वादा तक कर लेते हैं और यहाँ तक कि दोनों पार्क और साथ में होटलों में घूमना चालू करते हैं। लेकिन दोनों के बीच संबंध भी बना भी जाता है और संबंध का जो सिलसिला था बेधड़क चल जाता है। लेकिन जब भी शाम का टाइम होता अन्नपूर्णा अपने ही ड्यूटी से छुट्टी जब पाने के बाद जो होता है मटर गश्ती इधर सोनू के साथ किया करते थे। लेकिन तभी इसकी जो खबर हरिओम को लग जाता, सन से रह जाता। वह नहीं चाहता कि हमारी अपनी अमानत पे किसी का और हाथ हो। इसकी जानकारी उसी समय खुद जो होता है अन्नपूर्णा से लेता है। लेकिन अन्नपूर्णा उसी समय उसके चेहरे बयां कर जाती हैं। हरिओम समझ जाता कि आखिर हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अन्नपूर्णा को काफ़ी बार बार समझाता बुझाता है, लेकिन अन्नपूर्णा जो होती है सोनू के प्यार में इस तरह पागल हो जाती है कि उसको पाने के लिए पूरे रिश्तेदारों को पनप देती है और वह अपने इशारों पर जो होता खुद हरिओम को नचाने लग जाती है। और सोनू से मुलाकात करने के लिए किसी को उसको सहारा नहीं दिखता, जिसकी वजह से अपने रिश्तों तक को अंजाम दिया करते थे। बेधड़क चलने लग जाता है। तभी इसी बीच हरिओम समझ जाता अन्नपूर्णा सुधरने वाली नहीं है। उसी वक्त इधर हरिओम जो होता खुद जाता है। अब राकेश कुरील के पास अन्नपूर्णा और सोनू कुरील की पूरी राज खोल देता। अब जैसे इस तरह की बात सुनते हैं राकेश को बड़ी तेज धक्का लगता है कि जिस बेटी को अपने घर में खुला माहौल दे वह बेटी एक दिन ऐसा गुल खिलाएगी। और हरिओम कह देता कि आप अपनी बेटी का शादी करने की तैयारी करिए, नहीं तो आगे चलकर आपके लिए खतरे की घंटी बज सकती है। और लेकिन जैसे ही यह बात कहता है तो उस समय राकेश कुरील कह देते हैं कि बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि अपनी बेटी की शादी कर सके। हरिओम कह देता है कि पिताजी हम पैसे आपको देंगे, जितने भी पैसे चाहिए उतना दे देंगे। अब जैसे इस तरह की भरोसा हरिओम दिलाता है राकेश को तो उनको यकीन हो जाता है कि अब जो होता अपनी बेटी की शादी हमें कर देना चाहिए। और उसी वक्त फैसला लेते हैं। और लेने के बाद राकेश लड़की की तलाशी करते हैं और जल्द जल्द उन्हें रिश्तेदारों के द्वारा पता चल जाता है कि पुनीत नाम का एक लड़का है जिसके पिता है शिव बालक। लेकिन उनके टोटल 3 बच्चे जिसमें बड़ा बेटा यही होता है पुनीत। पुनीत जो होता मौके पर प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, सीधा साधा भी है। अब इस तरह की खबर राकेश पाते उसी समय जाकर अब शिव बालक कुरील से बात करते हैं। अब उनको अपनी बेटी दिखाते हैं। शिव बालक अपने बेटे के लिए रिश्ता पसंद कर लेते हैं, दोनों सहमति जताते हैं। अब इसी बीच 14 अप्रैल साल 2019 को ही बरीक्षा और 56 गोद भराई तीनों तय कर लेते हैं। और ताऊ तरीके से जो होता है इसकी खबर जाकर सोनू को लगता है कि अरे बिना बताए हमसे इधर खुद अन्नपूर्णा शादी करने वाली बड़े सोच में पड़ जाता। और इधर जाकर अन्नपूर्णा से पूछताछ करता। अन्नपूर्णा बेधड़क कह देती है कि हमारे पिता जहाँ चाहेंगे हम वहीं शादी करेंगे। इस तरह की खबर जब सोनू पाता है समझ जाता है कि हमें धोखा देने वाली हमारी प्रेमिका निकल चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके पछताने के सिवा कुछ बचता नहीं। पूरी रात सोच कर परेशान हो जाता है कि चलो दोबारा मनाने की कोशिश करेंगे। बार बार रास्ता छींकता है लेकिन हर बार अन्नपूर्णा सोनू के लिए अब रिश्ते देने से इनकार कर जाती है। और तभी ठीक इधर 14 अप्रैल अब साल 2019 का दिन आ जाता है। उधर गेस्ट हाउस में पूरी तरह से छेकाई की व्यवस्था भी हो जाता है और पूरे माहौल बन जाते हैं। वहाँ पर पुनीत अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर पहुँचता है। पूरी तरह से ढोल नगारों के साथ फंक्शन चलता है। लेकिन उसी फंक्शन में हरिओम भी शामिल होता है और दूसरी तरफ सोनू भी शामिल होता है। लेकिन सोनू काम छोड़ छाड़ कर इधर खुद उधर जाकर अन्नपूर्णा से मिलने के लिए जुआर धोता। लेकिन अन्नपूर्णा उसको भाव देने की वजह इधर उधर छुपा कर निकल जाया करती थी। सोनू समझ जाता कि अब हमें
अन्नपूर्णा पूरी तरह से धोखा देने के लिए तैयार है। पूरा माहौल निकल जाता है और घर परिवार वाले जो होते हैं शादी के लिए जुट जाते हैं, क्योंकि ठीक 19 अप्रैल साल 2019 को ही इधर अन्नपूर्णा की घर में शादी होती है। फंक्शन पूरी तरह से चरम पर होता है, पूरे घर परिवार वाले खरीदारी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इधर जो होता सोनू परेशान हो जाता, सोचने लग जाता है कि आखिर हमें कोई ना कोई टोन निकालने पड़ेगा, क्योंकि हम धोखा इस तरह खा नहीं सकते और ना जो होता है अपनी प्रेमिका का किसी के साथ शादी होते देख सकते। यही सब सोच कर सोनी उस वक्त इतना परेशान हो जाता है कि अपने दोस्त अब विनीत से मिलता है और साथ में दूसरे दोस्त शिवम से मिलता है, क्योंकि विनीत और शिवम उसके खास परिचय होते हैं। जब भी उनको दोनों को पैसे ज़रूरत पड़ती तो पैसे देने के लिए तुरंत हम ही भर लेता, उनके पैसे की मदद ज़रूर कर देता। और एक बार जाकर उनसे सारी बात जब छेड़ता है तो तुरंत विनीत और शिवम तैयार हो जाते हैं उसका साथ देने के लिए। और तभी ठीक है इधर 16 अप्रैल साल 2019 का जैसे ही दिन होता, शाम का टाइम होता, तो उसी वक्त जो होता है अपनी बाइक पर दोनों को बैठाने के बाद सोनू लेकर उसी के सामने घर के खड़ा हो जाता है और वही एक अंडी की रेडी होता है, उसी के सामने बाइक खड़ा कर देता है और वही खुद शिवम से बोल देता कि शिवम जाओ कैसे तैसे कर हमारे पास जो होता है इधर अन्नपूर्णा का ले आओ। और शिवम चला जाता, लेकिन 3-4 बार कहता, लेकिन अन्नपूर्णा जाने से इनकार कर जाती है। वहीं कॉल करता और इधर जो होता है बार मिन्नतें सोनू अन्नपूर्णा के सामने करता है, जिसके बाद कह देता है कि एक बार बस आखिरी बार आज तुमसे कुछ बात कर, इसके बाद हम तो शहर निकल जाएंगे। लेकिन इधर समझ जाते कि हमारी शादी कल हो जाएगी, अपनी दुनिया बस जाएगी। इधर शिवम अपनी ज़िंदगी में उलझ जाएगा। हमें करना चाहिए जो हो रहा सो होने दो। और यह बात जो होती है अन्नपूर्णा मान लेती है और उसी वक्त तक घर के बिना बताए निकल जाती। और जैसे ही सोनू के करीब जाती, सोनू की मुस्कुराहट आ जाती है और सोनू उस वक्त उसको बाइक पर बैठाता है और बैठाने के बाद बाइक चलाते चलाते अपने इलाके से लगभग कुछ दूर निकल जाता है। और जैसे ही वहाँ से अब दलहन अनुशासन केर पड़ता है, वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद एकदम अंधेरा देखता है कि अब तो रात को 8 बज गए हैं, कोई देख नहीं रहा है। उसी वक्त सोनू अन्नपूर्णा से कुछ बात करना शुरू करने लग जाता है कि अन्नपूर्णा तुम शादी की ख्वाब देखना आप छोड़ दो, हमसे शादी कर लो। लेकिन यह बात जब सुनती है उसी वक्त करने लग जाती है कि हम कतई यह छोड़ेंगे नहीं। और वही दोनों के बीच इतने मनमुटाव होते हैं कि दोनों के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही महीने पहले जो होता है सोनू अपने हाथों के द्वारा इधर अन्नपूर्णा को एक बड़े ही महंगे सोने गिफ्ट किए थे, वही मांग करता है। इधर अन्नपूर्णा कह देती है कि उसके तो पैसे तुमने पहले असूल कर लिए, अब उसके पैसे कैसे। अब इसी बात को लेकर फिर वहीं इतनी झगड़े तकरार होते हैं कि सोनू जो था अपने पास रखे हुए एक तेजधार हथियार निकालता, उसी हथियार से बेरहम तरीके से वहीं अन्नपूर्णा की हत्या कर देता, उसके गले में उसका दुपट्टा लगाता, फिर उसको मौत की नींद सुला देता है। फिर वहाँ से अपने दोस्तों को साथ लेता है और लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है वहाँ के सुरक्षाकर्मी के द्वारा सबके सामने खबर आ जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है, सुनने के बाद पुलिस की टीम पूरी तरह से सनक रह जाती कि आखिर जिस घर में कल बारात आने वाली थी, आखिर उस घर में शहनाई तो बजना दूर, लोगों के दर्शन होने भी ख़त्म हो गए हैं। पुलिस काफ़ी सोच में पड़ जाती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है तीनों को अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद वहाँ के ही न्यायालय में जाती है और न्यायालय में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं। नाम है अंतर सिंह जो फिरोजाबाद शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले, हिमांशु चौरसिया जो रायबरेली सेम प्रवाह के रहने वाले हैं, और मोहम्मद जावेद अंसारी जो गाजीपुर कुनावन के रहने वाले हैं, और भगवान सिंह अलीगढ़ के रहने वाले हैं, और इधर मंगल सिंह कनावर के रहने वाले हैं, और राम आसार सिंह गाजीपुर, विजेंद्र कुमार गौतम मौके पर दिल्ली में रह रहे हैं, और बीपी पांडे जो मौके पर बेच से हैं, और साथ में मनीष पांडे जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं। दोस्तों अगली बार आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।